तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो आप सब लोगों का वेलकम हो गया जीतू भैया की हिंदी कक्षा में। तो सब लोग अच्छे होंगे। सर्दी का मौसम है, पढ़ाई चालू होगी ज़ोरों से, क्योंकि जानते हैं यूपी बोर्ड की परीक्षाएं आने वाली मार्च में स्टार्ट होने वाली हैं। तो ज़्यादातर लोगों का तो कोर्स तो पूरा ख़त्म हो गया होगा, आशा करते हैं। जो लोग मेहनत कर रहे हैं वो करते रहें, जो नहीं कर रहे हैं वो शुरू कर दें मेहनत, क्योंकि अभी भी टाइम है बहुत। क्योंकि यूपी बोर्ड जो है वो मार्च में होंगी परीक्षाएं। ये देखिए, मैंने न्यूज़ से निकाला है। ये जो अपनी परीक्षाएं हैं यूपी की, वो मार्च से स्टार्ट होने वाली हैं। तो मैं आपके सामने लाया हूँ मैथ की क्लास, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैथ में बहुत सारी दिक्कत होती है हाई स्कूल में। कई सारे बच्चों का जो है, आप ही लोगों में से किसी का फंडामेंटल बेसिक क्लियर ही नहीं होता है मैथ में। तो आज मैं हाई स्कूल का जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनको लेकर चलूँगा। जो अपनी यूपी बोर्ड में जो किताब रहती है उसी को फॉलो करूँगा। और ज़्यादातर मैं फोकस करूँगा क्वेश्चंस पे, क्योंकि मैं तुम लोगों को क्वेश्चंस की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कराना चाहता हूँ। जिससे क्या है, तुम लोगों को अपना पेन घिस घिस के इतनी प्रैक्टिस हो जाए ना, पेपर में क्वेश्चन देखते ही तुम्हें आंसर रट जाना चाहिए। इतनी प्रैक्टिस कराऊंगा मैं, एकदम बेसिक से लेके एकदम जो है हाई लेवल तक चलेंगे अपना कोर्स लेके। ये जो है मेनली फोकस रिवीजन का रहेगा, कि अपना हाई स्कूल का जो मैथ है उसको फोड़ना है अपनों पेपर में बस। पेपर जो है मैथ का एकदम फोड़ देना है स्कूल का। तो उसी के बेसिस पे लेके हम अपना कोर्स ये स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आपको सब चीज़ें क्लियर कराऊंगा, सब पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दूंगा। और आप लोगों को भी मेरे साथ जुड़ के चलना है। जो कहूँगा वो करते रहना, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना, और क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहो। तो चलिए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम तो जानते ही हैं आप, नीचे चैनल में लिखा ही होगा। जीतू भैया की क्लास है ये हिंदी की। तो ये बस पूरी क्लास जो हिंदी की होगी, पूरा हिंदी में पढ़ाएंगे आपको। तो ये तो देख लिया आपने। जो प्रैक्टिकल जो परीक्षाएं हैं वो आप लोगों की 16 फरवरी से स्टार्ट होंगी 28 फरवरी तक। और उसके बाद मार्च में जो है परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। तो फरवरी में तो टाइम मिलने का है नहीं, प्रैक्टिकल करेंगे आप लोग। तो टाइम मिलेगा सिर्फ मार्च में। किस चीज़ का? सिर्फ पेपर देने का, प्रैक्टिस करने का नहीं, सिर्फ पेपर देने का। तो अभी सिर्फ टाइम मान लो आप लोगों के पास सिर्फ 1.5 महीना है। 1.5 महीने में आप लोगों को बहुत अच्छे से मेहनत करनी है, अपना बेस्ट देना है पेपर में। तो चलो शुरू करते हैं। तो इसमें हम लोग जो मैथ का जो पेपर रहता है कुछ उसके वो भी सॉल्व कराएंगे। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या मेनली चैप्टर जो है हम लोग अपनी 10वीं क्लास के फॉलो करेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे। तो ये देखिए, ये उनका क्रमांक है, क्या क्या मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। बीजगणित पढ़ाऊँगा। उसमें क्या क्या आएगा? परिमेय व्यंजक आएगा, बहुपदों के महत्तम, समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, मतलब एचसीएफ और एचसीएफ, द्विघात समीकरण पढ़ाऊँगा। और वाणिज्यिक गणित पढ़ाऊँगा, इसमें कराधान आएगा। सांख्यिकी पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें केंद्रीय प्रवृत्ति की माप आएगी। त्रिकोणमिति पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें त्रिकोणमिति और ऊंचाई और दूरी के क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद ज्यामिति आएगा, इसमें वृत्त, वृत्त की स्पर्श रेखा और ज्यामिति संरचना है जो अपने वृत्त की। मेनली इसका फोकस जो रहेगा वृत्त, सर्कल। हमको पूरा सर्कल के बारे में पढ़ना रहेगा, इसके बारे में वही पढ़ेंगे, देख लेंगे कि कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप लोगों को मैं एकदम बिंदास बना दूंगा मैथ में। और दूसरा 6th है, निर्देशांक ज्यामिति आएगी, इसमें सरल रेखा पढ़ेंगे हम, बहुत सरल है। और लास्ट मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति। बस आसान से सारे चैप्टर हैं। देखा जाए तो सब आसान है, कोई कठिन नहीं है। जीतू भैया के साथ हो तो सब कुछ आसान बना देंगे। अगर मेरे साथ चलोगे साथ में तो आपका मैथ एकदम बढ़िया बना देंगे। तो चलो अपनी क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। चलो बच्चों, तो चलो
करते हैं शुरू। शुभारंभ कर देते हैं अपने मैथ का आज से। तो चलो, जो पहला चैप्टर है परमेय व्यंजक, उसी से हम लोग स्टार्ट करेंगे। थ्योरी देखेंगे, थ्योरी के बाद सीधा क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, थ्योरी मैंने वो उठाई है जो इम्पोर्टेंट है आपको। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे लेक्चर से आप लोग एक शॉर्ट नोट बना सकते हैं जो भी मैं पढ़ाऊँगा, क्योंकि मैं पूरी किताब को लेकर तो चलने वाला नहीं। जो जो इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको लिखाऊंगा और वही मैं आपको बताऊंगा, और क्वेश्चन तो करने ही है। तो चलो शुरू करते हैं परमेय व्यंजक से। तो देखिए, परमेय व्यंजक क्या होता है, इसके पॉइंट दिए गए हैं कुछ। तो परमेय व्यंजक क्या है, पी ऑफ एक्स बटे क्यू ऑफ एक्स में जो पी ऑफ एक्स है उसको अंश कहते हैं और क्यू ऑफ एक्स को हर कहते हैं। यू क्यू और ब्रैकेट में जो एक्स लिखा रहता है इसको पढ़ते हैं क्यू ऑफ एक्स, यानी कि क्यू जो है एक्स का फलन है, मतलब क्यू जो है वो एक्स पे डिपेंड करता है। दूसरा पॉइंट, एक परमेय संख्या एल बटा एम को न्यूनतम तभी कह सकते हैं जब इसका मासा जो है वो एक होगा। मासा मतलब एच सी एफ। ठीक है, एक रहेगा। मान लो एल बटा एम, मान लो कोई संख्या है, जैसे मान लिया 5/6 है। ये 5 है और ये 6 है, तो 5 अपने आप में एक संख्या है, 6 अपने आप में एक संख्या है। ठीक है, अब 5/6 है, अब इन दोनों को जो हम लोग काट तो सकते नहीं है। मतलब कोई मान लो अगर 24/8 लिखा है तो इसको कैसे काटेंगे, मान लो 4 से काट रहे हैं, 4 दूनी 8 और 4 6 24, यानी कि 6/2 है। तो हम लोग अभी भी इसको काट सकते हैं, लेकिन 5/6 को अब नहीं काट सकते हैं। तो यही कहा गया है कि जो एल बटा एम टर्म है इसको मान लो हम एल बटा एम कह दे रहे हैं। ठीक है, एल बटा एम जब न्यूनतम कब कहलाएगा, जब इसका मासा जो है वो एक आ जाएगा। महत्तम मतलब कट के, अगर ऐसी संख्या बन जाए एल बटा एम कि अब वो किसी से कटने वाले नहीं है, सिर्फ एक से ही कटेगी, एक से ही उसका भाग जाएगा, तब कहेंगे कि ये 5/6 जो है ये क्या है, अपना मिनिमम है, मतलब न्यूनतम है। अब तीसरा पॉइंट क्या है कि किसी भी परमेय व्यंजक और शून्य परमेय व्यंजक का गुणनफल शून्य परमेय व्यंजक होता है। सही बात है, 5/6 को अगर 0 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0, तो वो क्या कहलाएगा, शून्य परमेय व्यंजक। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। अब आएंगे चौथे पॉइंट पे। दो परमेय व्यंजकों का गुणनफल एक परमेय व्यंजक होता है। मान लो दो कोई परमेय व्यंजक हैं, पी ऑफ एक्स बटा क्यू ऑफ एक्स, इसका गुणा करेंगे आर ऑफ एक्स बटे एस ऑफ एक्स से, तो क्या बन जाएगा, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि पी ऑफ एक्स का हम लोग आर ऑफ एक्स में मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड में क्यू ऑफ एक्स का एस ऑफ एक्स में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फाइनल टर्म क्या बन के आएगा, पी ऑफ एक्स, ये इनटू तो हटा देंगे क्योंकि अगर इनटू नहीं रहता है तो उसका सीधा मतलब होता है कि ये क्या है, अपने गुणा में लिखे हुए हैं, मतलब मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं। ये क्यू ऑफ एक्स आ गया और ये एस ऑफ एक्स। मल्टीप्लाई को हम लोग डॉट से भी डिनोट करते हैं कभी कभी, बट अगर नहीं लिखा है तो उसका मतलब यही होता है कि बोलो मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं। पाँचवा टर्म आया कि एक परमेय व्यंजक पी ऑफ एक्स बटे क्यू ऑफ एक्स का योज्य प्रतिलोम जो होता है वो माइनस टाइम्स ऑफ क्यू पी ऑफ एक्स बटे क्यू ऑफ एक्स होता है। मान लो पेपर में कोई आ गया कि मान लीजिए कोई दे दिया, मान लो पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स दे दिया गया, वो चाहे क्वेश्चन में योज्य प्रतिलोम क्या होता है, तो आप लोग को अरे यार कैसे निकालेंगे, भूल गए, सर ने क्या बताया था। तो सीधा सिंपल, अगर योज्य प्रतिलोम लिख के आता है कहीं पे तो उस संख्या, उसको क्या करना है, उस संख्या में सिर्फ नेगेटिव लगा देना है। ठीक है, तो इसके आगे सिर्फ क्या लगा देना है, हमको माइनस लगा देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस पी ऑफ एक्स बटा क्यू ऑफ एक्स। सिक्स पॉइंट क्या है, जो प्रत्येक जो परमेय व्यंजक होता है जो कि शून्य प्रत्येक परमेय व्यंजक से भिन्न हो, एक व्युत्क्रम होता है। ठीक है,
आगे चलेंगे हम लोग अब। तो चलो कुछ पॉइंट हैं इम्पोर्टेंट, उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। परिमेय व्यंजक के बारे में, इसमें दो टर्म बनते हैं, एक तो बनता है पूर्णांक, दूसरा क्या बनता है, बहुपद। बेसिक तो हमने देख ही लिए पहले, अब हमको कुछ इसमें से भी क्लियर करने हैं। ये कुछ कंडीशन होती हैं, मतलब कुछ शर्तें होती हैं जो हमें पूर्णांकों और बहुपदों के बारे में पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये पता होंगी तो आगे चल के हमको बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अपने क्वेश्चन में उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हमको ये याद होने चाहिए, ठीक है। तो नंबर 1 शुरू करते हैं हम लोग पूर्णांक से। इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है, कंडीशन क्या होती है, शर्त क्या होती है, मतलब कुछ विशेषता मान लो। ये क्या कहता है पूर्णांक का पहला पॉइंट, कि योग का समृद्ध गुण, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ये हिंदी में बोले तो कि दो पूर्णांकों का योग जो है एक पूर्णांक होता है। मान लो कोई दो पूर्णांक लिखे हैं 5 और 6, उनका पूर्णांक क्या होगा जो ऐड करेंगे जोड़ेंगे तो 11। 11 क्या अपने आप में एक पूर्णांक संख्या है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या कहती है, योग का जो क्रय विनिमय नियम है, यानी कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, ये जो सिंबल होता है ये, इसको कहते हैं इस प्रकार। क्या बोलते हैं इसको, इस प्रकार, ठीक है। तो इस प्रकार ए और बी इस प्रकार हैं, ये किसको बिलोंग कर रहे हैं, आई। और इसका मतलब क्या होता है, मतलब दर्शाना, ठीक है। मतलब ए और बी दर्शा रहे हैं कि ये इंटीजर हैं, मतलब पूर्णांक हैं। इसका मतलब क्या होता है, आई का मतलब पूर्णांक। तो उनका जब जोड़ेंगे, चाहे ए आगे लिख लो या बी पीछे लिख लो, तो किसके बराबर होंगे, बी प्लस ए, यानी कि ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। तीसरा नियम क्या कहता है, कि योग का सहचार नियम, यानी कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। ए बी सी, इसमें तीन टर्म आ गए, ए बी और सी, ठीक है। तो ए बी और सी मान लो तीन पूर्णांक हैं, आई का मतलब तो बता ही दिया था पूर्णांक है। मैं आप लोग को एकदम बेसिक से लेके चल रहा हूँ, सब चीज़ें बता रहा हूँ, कौन सा सिंबल क्या डिनोट करता है, किसका क्या मतलब होता है, जिससे आप लोग कन्फ्यूज ना रहें पेपर में जब क्वेश्चन आए तो ये सारे सिंबल देख के आप लोग घबरा ना जाएं। तो मैं सबको बेसिक से लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो हम मान लो ए प्लस बी को ब्रैकेट में बंद कर देंगे, प्लस सी को अलग से लिखेंगे, तो ये किसके बराबर होगा, ए प्लस बी प्लस सी को ब्रैकेट में करेंगे, तो ये टर्म बराबर होते हैं, ठीक है। इन दोनों का मतलब एक ही होता है। चौथा नियम क्या कहता है, योग का तस्मक अवयव, यानी कि एडिशन आइडेंटिटी। पूर्णांक शून्य ऐसा पूर्णांक है जो किसी भी पूर्णांक ए के लिए ऐसा होता है। मान लो ए में जीरो जोड़ो या जीरो में ए जोड़ो, बात दोनों बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, जो पूर्णांक जीरो के जो योग को जो है वो तस्मक अवयव कहते हैं, ठीक है। ये लोग हम याद कर लेंगे। तो जो पूर्णांक जीरो होता है उसके योग को जो है तस्मक अवयव कहते हैं। अब बहुपद में चलते हैं। इधर पहला नियम क्या कहता है, योग का समृद्ध गुण, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, वही सेम है, सिर्फ थोड़े बहुत जो है टर्म बदले हुए हैं। यहाँ ए और बी था, सिंपल में कोई किसी पे डिपेंड नहीं करता था, सिर्फ एक पूर्णांक संख्या थी, फिक्स थी। मान लो कोई 5 था, 5 हो गया, 6 हो गया, 35 हो गया, कुछ भी मान लो। और यहाँ पे क्या हो गया, ये अलजेब्रा में आ गया, पी ऑफ एक्स, मतलब पी कोई चीज़ है या फंक्शन है, फलन है जो एक्स पे डिपेंड करता है। मान लो इसका कोई जो इक्वेशन होगा, समीकरण होगा, वो एक्स पे डिपेंड करता है। मान लो कोई एक्स स्क्वायर प्लस ऐसे 3x प्लस 5, यानी कि जो पी ऑफ एक्स है ये किस पे डिपेंड करता है, एक्स पे डिपेंड कर रहा है। तो बहुपद इसी को कहते हैं कि जो एक पद से ज़्यादा पदों से मिलके बना हुआ हो उसको बहुपद कहते हैं। तो इस प्रकार है कि पी ऑफ एक्स कोमा क्यू ऑफ एक्स जो है बिलोंग्स टू, मान लो कोई कैपिटल पी ऑफ एक्स है, तो जब इन दोनों का ऐड करेंगे तो वो भी जो है पी ऑफ एक्स को बिलोंग करेगा। मान लो ये दोनों हैं किसी फंक्शन को बिलोंग कर रहे हैं, किसी फंक्शन की मान लो कोई प्रॉपर्टी है, तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो इन दोनों की प्रॉपर्टी भी जो है वो पी ऑफ एक्स की प्रॉपर्टी से मैच करेगी। मान लो अलग है पी ऑफ एक्स की, मान लो कोई प्रॉपर्टी है,
कोई प्रॉपर्टी है, मान लो इसमें कुछ विशेषताएं हैं और क्यू ऑफ एक्स में विशेषताएं हैं, इन दोनों की विशेषता सेम है। जब दोनों की विशेषताएं सेम है, मान लो मैं हूँ और मेरा दोस्त है, हम दोनों मान लो कुछ खाते हैं, ठीक है। अगर हम दोनों को एक होटल में ले जाया जाए, मान लो हम दोनों की चीज़, कोई मनपसंद चीज़ जो है वो सेम है, एक ही चीज़ खाते हैं, तो अगर किसी होटल में जाते हैं, अगर वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ मिल रही है तो हम दोनों लोग एक ही चीज़ को ऑर्डर करेंगे, अपनी मनपसंद चीज़ को। तो अगर दोनों को जोड़ा जाए, मतलब मेरे और मेरे दोस्त को अगर जोड़ा जाए, तो हम लोग क्या ऑर्डर करेंगे? सेम चीज़। तो ये उस चीज़ का उदाहरण हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्या है? योग का क्रैबिनम नियम, यानी कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। ये इस प्रकार है कि पी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स, ये किसको बिलोंग कर रहा है? पी ऑफ एक्स मान लो कोई फंक्शन है, अभी मैंने जो बताया वही, तो उनका एडिशन भी जो है और उनका उल्टा, वो दोनों सेम होंगे। मान लो मैं जोड़ दूँ और ये मान लो मेरा कोई फ्रेंड है, या फिर मेरे फ्रेंड को पहले जोड़ लो और मुझे बाद में जोड़ लो, तो बात तो बराबर ही है, खाएंगे दोनों एक ही चीज़, ठीक है। कोई पहले खा ले कोई बाद में खा ले, खाएंगे दोनों एक ही चीज़। तो ये योग का सहचार नियम हो गया, ठीक है। यानी कि जोड़ने का तरीका, चाहे आगे जोड़ लो पीछे जोड़ लो, बात बराबर एक ही है। चौथा पॉइंट आता है योग का तस्मक अवयव। इसमें क्या कहता है कि शून्य बहुपद जीरो ऐसा होता है जो किसी भी बहुपद पी एक्स के लिए, मान लो पी ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, फलन है, इसमें जीरो जोड़ेंगे तो ही पी ऑफ एक्स होगा, चाहे जीरो में पी ऑफ एक्स जोड़ेंगे तो ही पी ऑफ एक्स होगा। यानी कि मुझ में अगर कोई जीरो जोड़ दो, मान लो मेरे सामने कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जीरो समान है, तो मैं इसको मार के भगा दूंगा, तो मैं बचूंगा बस, ठीक है। और उस आदमी के सामने अगर मैं आ जाऊं तो ही मैं इसको मार के भगा दूंगा। तो बात क्या निकल के आती है कि जीरो का कोई इसमें महत्व नहीं होता है, चाहे आगे जोड़ो या पीछे जोड़ो, जीतना हमको ही है, ऐसे लेके चलो। सीधी भाषा में समझा रहा हूँ आपको, इससे सरल भाषा देखूंगा हो सके तो और समझा दूंगा। तो जो शून्य बहुपद जीरो के योग को जो है, जीरो का जो योग है उसको तस्मक अवयव कहते हैं, ठीक है। याद कर लेना कि जो जीरो का जो शून्य बहुपद का योग जो होता है उसको तस्मक अवयव कहते हैं। अब आगे चलते हैं, कुछ और प्रॉपर्टी हैं इसकी। टोटल 10 प्रॉपर्टी हैं, 4 प्रॉपर्टी हमने देख ली, अब कुछ प्रॉपर्टी और बची हैं थोड़ी। तो अब आता है योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम क्या कहता है कि किसी भी पूर्णांक ए के संगत एक ऐसा पूर्णांक माइनस ए होता है जिससे कि ए को अगर माइनस ए से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? जीरो बन जाएगा। चाहे माइनस ए में प्लस ए जोड़ो तब भी जीरो होगा। तो जो पूर्णांक ए को जो है वो ए का जो है योज्य प्रतिलोम कहते हैं। अभी ऊपर पढ़ा था कि जहाँ पी ऑफ एक्स लिखा था और उसके भाग में क्या लिखा था? क्यू ऑफ एक्स। तो उसमें माइनस लगाने से क्या बन गया? क्या बन गया था? योज्य प्रतिलोम। क्या बन गया था? योज्य प्रतिलोम। तो जब योज्य प्रतिलोम बन गया था तो उस सेम कंडीशन यहाँ पे है कि जो माइनस टर्म है, जो माइनस ए जो है, वो ए का जो क्या कहलाएगा? योज्य प्रतिलोम कहलाएगा, ठीक है। कंडीशन 6 क्या है? गुणा का समृद्ध गुण, मतलब गुणा करने की तकनीक क्या है? ए और बी इस तरह है कि दोनों पूर्णांक हैं, कोई एक फिक्स संख्या है, पूर्णांक है, दशमलव नहीं है उसमें, तो उनका गुणा जब कब करेंगे तो वो भी एक फिक्स संख्या होगी, मतलब उसमें भी कोई दशमलव नहीं आएगा, वो भी एक पूर्णांक संख्या होगी। मान लो 5 है और 6 है, ये दोनों पूर्णांक है, कोई दशमलव नहीं है, पूर्ण अंक है एक। अब इनको गुणा करेंगे तो 5 6 का कितना होता है? 30। 30 भी क्या है? एक पूर्णांक संख्या है, इसमें भी कोई दशमलव नहीं आ रहा है, तो वही सेम कंडीशन यहाँ पे बता रहा है। 7वां नियम कहता है कि गुणा का क्रम विनिमय नियम। ये इस प्रकार है कि ए और बी आई को डिनोट करते हैं, आई से निर्भर करते हैं, मतलब पूर्णांक संख्या है ये। तो इनका चाहे ए पहले लिख लो या बी बाद में लिख लो, चाहे बी पहले लिख लो या ए बाद में लिख लो, दोनों का मतलब सेम है। गुणा का सहचार नियम, ये तकनीक है सिर्फ किसके लिए हम यहाँ पे देख रहे हैं? सिर्फ इंटीजर नंबर के लिए देख रहे हैं। किसके लिए देख रहे हैं? सिर्फ पूर्णांक संख्या के लिए देख रहे हैं। अब गुणा का सहचार नियम क्या कहलाता है
कि ए बी सी तीन पूर्णांक हैं, तो पहले ए लिख लो या गुणे में बी, डॉट बताया था मैंने, ये गुणा को दर्शाता है, और गुणा में सी ऐसे लिख लो तब भी तीनों का आंसर एक ही आएगा। मतलब इसकी मल्टीप्लाई का जो आंसर है वो, चाहे ए पहले लिख लो और ब्रैकेट में बी गुणा सी लिख लो तब भी उसका आंसर सेम आएगा। नौवीं प्रॉपर्टी है कि ए बी सी पूर्णांक संख्याएं हैं, तो ए ब्रैकेट में बी प्लस सी या फिर ए गुणा बी, तो ये क्या बन जाएगा, ए बी से गुणा हो जाएगा तो ए बी प्लस ए को सी से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, ए गुणा सी। तो इनको दोनों को अलग अलग ब्रैकेट में लिख लिया। इनको दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी को एक ब्रैकेट में बंद कर लेंगे गुणा सी, तो इसको क्या लिखेंगे, सी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी गुणा ए लिख लो, चाहे ए गुणा सी लिख लो, तो ए सी प्लस और बी को सी से करेंगे तो बी सी। तो ये कहलाता है वितरणात्मक गुण यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। 10वां पॉइंट क्या कहता है, 10वां पॉइंट कहता है गुणा का दशमक अवयव। पूर्णांक एक ऐसा है कि जो किसी पूर्णांक ए के लिए ए में कोई सी को भी गुणा करेंगे तो ए या किसी संख्या में अगर एक का गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है। तो पूर्णांक एक को जो गुणा का दशमक अवयव कहते हैं, ठीक है। तो जो एक जो हो गया वो गुणा का दशमक अवयव कहलाता है। अब कुछ बहुपद में रह गए थे वो भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पे योज्य प्रतिलोम क्या है, किसी बहुपद पी ऑफ एक्स के संगत एक ऐसा बहुपद जैसे माइनस पी ऑफ एक्स होता है जिससे कि पी ऑफ एक्स प्लस माइनस पी ऑफ एक्स, इन दोनों काटेंगे तो क्या बन जाएगा, ये प्लस का है और ये प्लस गुणा माइनस। देखो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ गुणे से का मतलब क्या होता है, चिन्हों का गुणों का मतलब क्या होता है। प्लस को जब प्लस से गुणा करते हैं तो क्या बनता है प्लस, और प्लस को जब माइनस से गुणा करते हैं तो माइनस बनता है, या फिर माइनस का गुणा जब प्लस से करते हैं तब भी माइनस होगा, क्योंकि आगे पीछे अभी बताया था प्रॉपर्टी से सेम होती है। और माइनस का गुणा जब माइनस से करते हैं तो क्या बनता है प्लस, ठीक है। ये आपको याद करना है, ये समझ लिए। तो आधे क्वेश्चन अलजेब्रा में इसी बेसिस पे होते हैं, प्लस माइनस। कई लोग गलती कर देते हैं प्लस माइनस लगाने में ही, जिससे उनका आंसर गलत हो जाता है और कई लोग नंबर कम आ जाते हैं उनके। तो ये आपको चिन्ह जो है आपको याद करने हैं कि किसका गुणा किसके करने से प्लस आता है, किसका गुणा किसके करने से माइनस आता है। तो इसको प्लस और माइनस जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, जीरो, या फिर माइनस को प्लस में जोड़ेंगे तो भी जीरो बनाएंगे। तो जो क्या कहलाएंगे, जो माइनस टर्म है उसको जो है प्लस टर्म का योज्य प्रतिलोम कहते हैं। पहली प्रॉपर्टी बताई थी, इसमें बता चुका हूँ। और छठी प्रॉपर्टी है कि गुणा का समृद्ध गुण, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। किन्हीं भी दो बहुपदों का गुणनफल जो है एक बहुपद होता है। कोई दो बहुपद हैं, जब उनका गुणा करेंगे तो वो भी बहुपद ही होगा। मान लो कोई एक्स स्क्वायर प्लस 3x, इसका गुणा जब कोई, ये बहुपद है, दो पद हैं इसमें। मान ली कोई वाई स्क्वायर प्लस 9y है प्लस 3 ले लो, ये भी बहुपद है, इसमें तीन पद आ रहे हैं। जब इनका गुणा करेंगे तो इनका गुणा करने पे कितने मत बन जाएंगे, तो इनको जब गुणा करेंगे तो ये तीन से ज़्यादा पद बन जाएंगे, ठीक है। उसके तीन से ज़्यादा टर्म होंगे, जो अगला जो फंक्शन बनेगा गुणा होने के बाद, तो वो कह रहा है यहाँ पे। सातवीं प्रॉपर्टी क्या कहती है बच्चों, कि गुणा का जो है क्रम विनिमय नियम, कि पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स जो है पी ऑफ एक्स को डिनोट करते हैं, तो उनका गुणा जो है आगे पीछे करने से सेम होगा, गुणा का नियम है। और गुणा का ये क्रम विनिमय नियम था और ये गुणा का साचार नियम है। इसमें तीन आगे पी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स किसको बिलोंग कर रहे हैं, किसको दर्शा रहे हैं, पी ऑफ एक्स को। तो इसको आगे पीछे किसी को मान लो यहाँ पे इन दोनों को बैक में गुणा कर दिया, इसको बाहर गुणा कर दिया, या फिर इसको अकेले गुणा बाहर कर दिया, इन दोनों को गुणा कर दिया, तीनों का आंसर, दोनों का आंसर इनका सेम होगा। यानी कि तीन टर्म का ये और तीन टर्म का ये, तो इन दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है राजा बेटा। अब क्या है वितरणात्मक गुण, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ।
इस प्रकार है कि पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स किसी पी ऑफ एक्स फलन को दर्शाते हैं। इसको फलन कहते हैं, ठीक है। परिभाषा बता दूंगा बाद में, अभी बस समझ लो। इसको आपको ज़रूरत नहीं आएगी, आपकी परिभाषा भी नहीं आएगी, ये बहुत जब आगे जाओगे पढ़ने तब आपको फलन अलग से चैप्टर आएगा तो उसमें पढ़ना पड़ता है। अभी बस याद कर लो, पी ऑफ एक्स कोई भी किसी पे डिपेंड करता है उसको क्या कहते हैं, फलन, यानी कि फंक्शन, फंक्शन है उसका। तो ये क्या कह रहा है कि पी ऑफ एक्स अलग से गुणा कर दिया और इन दोनों को जोड़ के गुणा कर दिया इसमें, तो इसका क्या बन जाएगा, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो पी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू आर ऑफ एक्स, या फिर इन दोनों को अलग, या फिर हमने पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स को ले लिया और आर ऑफ एक्स को बाहर रख लिया, तो इसका गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, पी ऑफ एक्स इंटू आर ऑफ एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स इंटू आर ऑफ एक्स। कहने का मतलब कोई भी दो टर्म ले लो, उनका तीसरे से गुणा करेंगे तो वो अलग अलग टर्म को दर्शाएंगे, ठीक है। 10वीं प्रॉपर्टी है गुणा का तस्म का अवयव। ये सिर्फ गुणा के प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये 9th वाले में, कि कैसे गुणा करेंगे आगे पीछे ब्रैकेट में लेके, तो को सॉल्व करने का तरीका। गुणा का तस्म का अवयव क्या कहते हैं कि अचर बहुपद एक ऐसा होता है कि किसी बहुपद पी ऑफ एक्स के लिए, मतलब पी ऑफ एक्स कोई बहुपद है उसमें एक का गुणा करेंगे तो वो पी ऑफ एक्स ही रहेगा। अभी इधर बता चुका मैं इधर, तो बहुपद एक को जो है गुणा का तस्मक अवयव कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक हम लोग का कंप्लीट हो गया बच्चों, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया हो। अगर कोई भी दिक्कत हो रही हो तो अभी जैसे मैंने अपनी क्लास स्टार्ट की है, शुरू की है बच्चों, तो अभी आपको कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ लेना, फिर बाद में अपन लोग एक टेलीग्राम पे चैनल बना लेंगे जहाँ पे अगर कोई भी डाउट होगा आप लोगों को तो वहाँ पे आप लोग अपना कमेंट डाल देना, मैं पढ़ के उसका जवाब दे दिया करूँगा, ठीक है। तो ये हो गया इतना। तो बच्चों हम लोगों ने ये सब देख लिया इनके गुणधर्म। तो ऊपर जो दिए गए हैं गुणधर्मों में, जो पूर्णांकों के गुणधर्म और जो बहुपदों के संगत गुणधर्म है वो क्या है, बिल्कुल समान है, सेम प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं दोनों एक जैसे। तो इन दोनों के संगत गुणधर्म बिल्कुल समान है, गुणधर्म मतलब इन दोनों की प्रॉपर्टी बिल्कुल समान है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बहुपद भी पूर्णांकों की तरह व्यवहार करता है, जो बहुपद की जो है ये इधर वाले जो टर्म जो हैं वो जो है पूर्णांकों की तरह व्यवहार करते हैं। तो हम लोग आगे चलते हैं, ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको बताने थे, ये भी इतना काम में आने वाले नहीं है वैसे, लेकिन उनके जो गुणधर्म हैं वो हमको याद होने चाहिए पूर्णांकों के और बहुपदों के, इसलिए मैंने ये आपको पढ़ाए हैं, बता दिए एक बार अपने आप को, इनमें ज़रूर ध्यान दें ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। तो अब आगे चलते हैं, आगे कुछ टर्म दिए हैं कि परिभाषा दी गई है परम व्यंजक की और बहुपद की। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए कोई m एक टर्म है, पूर्णांक है, यदि m और n दो पूर्णांक हैं लेकिन n जो है वो जीरो नहीं है, मान लीजिए m और n कोई दो पूर्णांक हैं, मान लीजिए इंटीजर नंबर हैं, इंटीजर मतलब पूर्णांक हैं, पूर्णांक पूर्णांक है, लेकिन n जो है वो ऐसी संख्या है वो जीरो नहीं है, जीरो के अलावा कुछ भी पूर्णांक संख्या है। तो यह आवश्यक नहीं है कि m और n भी पूर्णांक हो। मान लीजिए एक संख्या 5 है, दूसरी संख्या 6 है, ये मान लीजिए m/n को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब इन दोनों का भाग देंगे तो क्या आएगा, इन दोनों का भाग दशमलव में आएगा, इसमें तो जाएगा नहीं, तो 0 पॉइंट कुछ समथिंग करके आएगा, तो ये दशमलव में आ गया, तो ये पूर्णांक संख्या तो है नहीं। तो यही कह रहा है कि ज़रूरी नहीं कि m/n भी एक पूर्णांक हो, अतः हमें अपनी संख्या प्रणाली को विस्तृत करना पड़ता था और उसमें परिमेय संख्याओं की
संकल्पना का समावेश करना पड़ता था। हम परिमेय संख्या की परिभाषा दो पूर्णांकों m और n जहाँ n नॉट इक्वल टू 0 के भागफल के रूप में देते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? कोई संख्या m और n के रूप में हो और m और n दोनों क्या हो? पूर्णांक हो। ठीक है, m और n दोनों पूर्णांक हो तो उसको क्या कहते हैं? ये किसकी परिभाषा हो गई? परिमेय की। तो इसको हम परिमेय कहते हैं। परिमेय व्यंजक हो गया ये। अतः हमें परिमेय व्यंजक की संकल्पना का समावेश करना होता है। तो परिमेय व्यंजक की परिभाषा एक बार देख लेते हैं। हम परिमेय व्यंजक की परिभाषा दो बहुपदों p ऑफ x और q ऑफ x जहाँ q ऑफ x शून्य बहुपद नहीं है के भागफल के रूप में देते हैं। ये भी हो गई एक तरीके से परिमेय व्यंजक की। ठीक है, ऊपर क्या दे रखा है? तो इसी यहाँ पे दे रखा है भागफल के रूप में देते हैं। और इसी प्रकार p ऑफ x और q ऑफ x दो बहुपद मान लीजिए कोई हैं और जो q ऑफ x है वो जीरो नहीं है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो p ऑफ x बटे q ऑफ x वो भी एक बहुपद हो। जैसा ये अभी मैंने बताया ये पूर्णांक वाला, वैसे सेम कंडीशन बहुपद में भी लागू होती है। इसमें q ऑफ x जो है नॉट इक्वल टू 0 है, तो ज़रूरी नहीं कि ये भी एक बहुपद हो। अतः हमें परिमेय व्यंजक की संकलन का समझना। तो परिमेय व्यंजक की परिभाषा क्या बताई थी मैंने आपको कि परिमेय व्यंजक की परिभाषा जो है दो बहुपदों p ऑफ x और q ऑफ x जहाँ जो है q ऑफ x शून्य बहुपद नहीं है कि भागफल p ऑफ x और बटे q ऑफ x के रूप में देते हैं। परिमेय व्यंजक की परिभाषा क्या है? पर मान लीजिए कोई दो बहुपद है, p ऑफ x है और दूसरा q ऑफ x है, लेकिन q ऑफ x जो है वो जीरो नहीं हो सकता क्योंकि हमको परिमेय व्यंजक निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? दोनों को भाग देना पड़ता है क्योंकि दोनों को m बटा n के फॉर्म में लाना होता है। तो बटे में q ऑफ x आएगा, तो इसको जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो नहीं है तो ये हम इसके रूप में दर्शा सकते हैं। तो ये परिमेय व्यंजक की परिभाषा हो गई। परिमेय व्यंजक में जो p ऑफ x होता है उसको अंश कहते हैं और जो नीचे वाला भाग होता है उसको हर कहते हैं। जो ऊपर वाला होता है उसको अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। हम जानते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक m को भी एक परिमेय संख्या माना जा सकता है। कोई एक पूर्णांक संख्या है m, उसको भी हम परिमेय संख्या मान सकते हैं क्योंकि m को जो है कैसे लिख सकते हैं? a और a बटा b के फॉर्म में कैसे लिखेंगे m को? m अगर दिया गया है तो कई लोग कहेंगे सर m है, बटे में तो कुछ नहीं है, तो बटे में एक लिखेंगे। तो उसका आंसर सेम ही है। किसी संख्या को मान लो एक से भाग देने पर संख्या वही आती है। मान लो 4 को एक से भाग दिया तो संख्या क्या आ गई? 4 आ गई। तो यहाँ पे ये m आ गया। तो वो यहाँ पे कह रहा है कि परिमेय संख्या माना सकता है क्योंकि m को m बटा एक के रूप में लिख सकते हैं। इसी प्रकार मान लीजिए कोई बहुपद है p ऑफ x, उसको भी परिमेय व्यंजक माना सकता है। कैसे? कि उसको एक से भाग दे दें। कुछ एग्जाम्पल हैं परिमेय के जो m बटा n के फॉर्म में लिख सकते हैं, लिखे हुए हैं। ये उदाहरण कुछ हैं, जैसे ये पहला है उदाहरण, यहाँ तक ये पहला है। ये दूसरा उदाहरण है, ये m बटा n के फॉर्म में लिखे हुए हैं। ये सभी परिमेय व्यंजक के रूप में लिखे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे अब क्या आ गया? एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस अंडर रूड। यहाँ पे क्या आ गया? हर में अंडर रूड आ गया। अंडर रूड मतलब एक्स की घात 1/2। अंडर रूड का मतलब क्या होता है? अंडर रूड का मतलब होता है 1/2 घात। तो 1/2 घात आ गई। तो ये क्या है? पूर्णांक है? नहीं है, क्योंकि 1/2 है, ये कुछ दशमलव में आएगी। तो दशमलव में आ गई तो पूर्णांक नहीं है, तो हम अंडर रूड वाले भाग को यहाँ पे परिमेय व्यंजक में शामिल नहीं करेंगे। तो ये वही कह रहा है कि परिमेय व्यंजक ये दो हैं एग्जाम्पल, वो परिमेय व्यंजक नहीं है क्योंकि इनके हर में एक बहुपद नहीं है। बहुपद क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है? ऊपर घात में पूर्ण संख्या नहीं है, एक पूर्णांक संख्या नहीं है, जिससे कि ये बहुपद नहीं बन रहा है। बहुपद और पूर्णांकों की परिभाषा देख ही ली हमने, उनके गुणधर्म देख लिए। गुणधर्म क्या कहते हैं? दोनों एक समान होने चाहिए। गुणधर्म एक समान गुणधर्म थे, हमने पढ़े थे, पीछे देखे हैं। तो उसमें जैसे पूर्णांकों के गुणधर्म है वैसे ही बहुपदों के गुणधर्म है, तो उसको फॉलो करता है पूर्णांक को गुणधर्म।
तो इसीलिए दोनों जो हैं अंडर रूट में जो आ रहे हैं वो परिव्यंजक नहीं है, क्योंकि एक्स अंडर रूट एक्स हम जानते नहीं यहाँ पे कौन सी क्या वैल्यू है। मान लीजिए अगर 25 होती तो इसका पूर्ण वो हो जाता वर्गमूल, तो 5 फिक्स संख्या है तो यहाँ पे वो हो सकता था। अब चलिए मैं आपको कुछ ये परिव्यंजकों और पूर्णांकों को लेके, पूर्णांक और बहुपदों को लेके और परिमेय व्यंजकों को लेके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। एक मिनट। देखिए, जो बहुपद होते हैं ना, बहुपद जो होते हैं इनको क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल। तो मान लीजिए कोई टर्म लिखी है, मान लीजिए पहला एग्जांपल लेते हैं, जैसे x+4 प्लस x⁻³ अगर कोई मान लीजिए कि पॉलिनोमियल है, अभी कह नहीं रहे हैं हम, ये सब देख रहे हैं कि बहुपद किसे कहते हैं। तो यहाँ पे x की पावर क्या आ गई? नेगेटिव। अगर कोई भी x बाई जेड मान लीजिए कोई भी फंक्शन है, किसी पर भी डिपेंड कर रहा है, मान लीजिए यहाँ पे x पे डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पे x की उच्चतम घात क्या दिखा रहा है? उच्चतम मान लो या निम्नतम मान लो, बिना साइन के 3 दिखा रहा है। तो आगे क्या लगा है? माइनस, यानी कि घात अगर नेगेटिव में लगी है किसी के ऊपर तो वो जो है पूरा टर्म पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद नहीं माना जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया, मान लीजिए कोई संख्या लगी है 5/x², इसको हम कैसे ले सकते हैं? 5x⁻²। यहाँ पे क्या आ गई? x⁻²। तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, यानी कि ये भी बहुपद नहीं होगा। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है, मान लीजिए कोई संख्या है 2 + 7x + x⁻1/3। ऊपर मैंने जो एग्जाम्पल बताया था ऊपर, उसमें भी x की पावर पूर्णांक नहीं बन रही थी। यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो है ये पूर्णांक नहीं बन रहा है, तो इसलिए भी ये बहुपद नहीं होगा। चौथा पॉइंट है, मान लीजिए कोई संख्या लिखी है अंडर रूट में 4 माइनस मान लीजिए कोई 3x या प्लस अंडर रूट x है, तो यहाँ पे अंडर रूट आ गया। x कोई संख्या वेरिएबल है जो हमको पता नहीं है, उसके ऊपर अंडर रूट लगा है जो 1/2 पूर्णांक संख्या नहीं है, तो ये भी क्या है? पॉलिनोमियल नहीं होगा। पॉलिनोमियल की सिंपल भाषा है, देखो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। पॉलिनोमियल के जो ऊपर है ना, जो डिग्री होनी चाहिए, मान लीजिए कोई x⁻3 लिखिए, मान लीजिए 4x³ है, तो यहाँ पे 3 क्या है? पूर्णांक संख्या है। और इसी की जगह मान लीजिए 4x⁻- आ जाती, कोई भी घात नेगेटिव आ जाती, मान लीजिए 4x⁻², तो नेगेटिव पावर आ गई, ऋणात्मक। तो ये क्या टर्म जो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा, यानी कि बहुपद ये नहीं होगा। लेकिन 4x के ये क्या हो सकता है? ये बहुपद हो सकता है, हो सकता है या होगा, होगा ही लिख लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये बहुपद होगा, ठीक है। उसके मतलब डिनोमिनेटर में कोई भी ऐसी घात नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए ये हर में जो को x⁻2 थी, ये उसके हर में थी, तो अगर हर में घात है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। मान लीजिए 6/x⁻5 है, तो उसकी हर में जो ये फंक्शन लिखा है x, उसकी घात 5 है, लेकिन जब इसको ऊपर ले जाएंगे घात को, तो ये क्या बन जाएगा? x⁻−5। नेगेटिव पावर आ गई, तो ये बहुपद नहीं होगा, ठीक है। तो अब चल तो ठीक है, इतना सब सीख लिया। अब थोड़े बहुत कुछ क्वेश्चन करते हैं और इसको कैंसिल करते हैं।
ये कुछ थ्योरी है, वो आगे काम आएगी आप लोगों के। तो गाइस, तो बच्चों कुछ क्वेश्चन थे। मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से आपको पहचानना है कि कौन कौन से व्यंजक बहुपद हैं। तो मैं लिख दे रहा हूँ, राइटिंग थोड़ा एडजस्ट कर लेना। कौन कौन से व्यंजक बहुपद हैं। पहला है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ अंडर एक्स। तीसरा है 5x की पावर 5। चौथा है एक्स क्यूब प्लस 5x, ये प्लस है यहाँ पे, प्लस 7 डिवाइड बाई 3x प्लस 2। आप लोग वीडियो को पॉज करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे का आंसर क्या है, कौन कौन से में से व्यंजक पद हैं। पहले से अपने आप से ट्राई करना, फिर उसके बाद मेरी वीडियो ऑन करके इसको देखना फिर, ठीक है। तो चलो हम शुरू करते हैं पहले से। जो पहला जो है उसमें क्या दे रखा है, सिंपल है, एक्स स्क्वायर 5x प्लस 3 एक बहुपद है। तो पहला तो साफ साफ दिख रहा है कि बहुपद है। तीसरा 5x पावर, इसमें पावर नेगेटिव नहीं है, एक पूर्णांक संख्या है, तो ये भी बहुपद है। ये m बटा n के रूप में लिखा है परमेय व्यंजक रूप में, लेकिन ये बहुपद हो सकता है, तो ये भी बहुपद है। इसमें नीचे m बटा n के रूप में बना है, नीचे छोटी घात है, ऊपर बड़ी घात है, तो ये बहुपद है। लेकिन ये दूसरा वाला, इसमें क्या आ रहा है, x पावर, इसको कैसे, इसको हम खोलेंगे तो x की पावर 1/2 बनेगी। तो 1/2 क्या है, ये पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है। जब पूर्णांक नहीं है तो क्या करेंगे, तो ये बहुपद नहीं होगा। इसको कट कर देंगे और बाकी तीनों पे टिक कर देंगे, ये सब बहुपद हैं, ठीक है। कुछ आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये तो हो गए बहुपद के ऊपर, अब देख लेते हैं हम व्यंजक के ऊपर। तो आपको पहचाने हैं कौन कौन से व्यंजक जो हैं वो परमेय व्यंजक हैं। पहला है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6।
अपॉन एक्स प्लस वन। कमेंट करके बताना ये क्या है, परिमेय व्यंजक है कि नहीं है। ये किस रूप में लिखा है, एम बटा एन के रूप में, और एन क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो है, और कोई अंडर रूट टर्म नहीं आ रहा है, तो ये एक परिमेय व्यंजक है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी, जो पीछे पढ़ा है उसका। ठीक है राजा बेटा, खूब ध्यान से पढ़ो, मन लगा के, अभी जितना पढ़ना है पढ़ लो। +7 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये भी क्या है, एम अपॉन एन की फॉर्म में है, एन नॉट इक्वल टू जीरो है, तो ये ज़रूरी नहीं कि पूर्णांक हो। ठीक है, लेकिन ये बहुपद के टर्म में लिखा है, ये जो है वो बहुपद के टर्म में लिखा हुआ है, एम बटे एन की फॉर्म में, तो ये भी एक परिमेय व्यंजक है। तीसरा क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6 डिवाइड में अंडर रूट एक्स प्लस वन, यहाँ पे क्या आ गया, अंडर रूट आ गया बहुपद में, बहुपद में अंडर रूट आ गया, मामला बिगड़ गया। जब मामला बिगड़ गया तो ये परिमेय व्यंजक नहीं है, एम बटा एन की फॉर्म में होता है। अंडर रूट नहीं आना चाहिए बस टर्म में, अगर अंडर रूट आ गया वेरिएबल में, ये एक्स की वैल्यू हमें पता नहीं है कोई, ये वेरिएबल है, तो ऐसे तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये अंडर रूट आ गया तो हम उसको क्या बोलेंगे, साफ से मना कर देंगे कि ये जो है परिमेय व्यंजक नहीं है। अब चौथा एग्जाम्पल देखते हैं। चौथा एग्जाम्पल है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस 7, इसमें भी क्या आ गया, हर में अंडर रूट आ गया, तो जैसे भी अंडर रूट देखे साफ साफ क्या कर दो, कैंसिल, ये परिमेय व्यंजक नहीं है, यहाँ पे लिख दे रहा है। ये अपनी अपनी कॉपी में सब लोग नोट्स बनाना, अगर ज़रूरी हो तो उसमें सीधे सीधे जो मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो सब नोट करते जाना। ये परिमेय व्यंजक नहीं है। ओके, तो ये थी आज की थ्योरी, कुछ बेसिक थी, कुछ ज़्यादा वो वैसी नहीं थी इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट तो थी, लेकिन इस लेसन में, इस पाठ्यक्रम में हमको ये ज़्यादा यूज नहीं आएगी। बचे कुछ टर्म थे जो हमको पूर्णांक, बहुपद और परिमेय व्यंजक के बारे में सिखाना था, तो अभी तो ये बेसिक चल रहा है, और आज पहली क्लास है, तो आज के लिए शायद इतना काफ़ी है, थोड़ा बेसिक क्लियर हो गया। बाकी एक बार अपनी किताब में पढ़ना, समझना, फिर मेरे लेक्चर को देखना, और ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए, ये पूर्णांकों और बहुपदों को, इनको ध्यान से पढ़ना, किसको कहते हैं एक एक टर्म को, किसको नहीं कहते हैं, बस कन्फ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, और ये कुछ मैंने एग्जाम्पल कराए हैं, इनको ध्यान से देख लेना, और अपनी मदद से और एग्जाम्पल करने की कोशिश करना, गूगल पे सर्च करना, या अपनी किताब में दिए होंगे कई सारे एग्जाम्पल, उनको बिना आंसर देखे सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतनी रखते हैं अपनी क्लास, और बाकी कल से क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी, बस अपनी अलजेब्रा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे होंगे, उनको सॉल्व करेंगे। कोई भी मान लो समीकरण दिया गया होगा, उसको निम्नतम पद में उसको सॉल्व करेंगे, और आगे भी कुछ थ्योरी है इसकी थोड़ी बहुत, उसको भी आगे चल के कवर करेंगे। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही बेसिक, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो। तो चल दो, मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आराम से पढ़ो, अच्छे से रहो, मस्त एकदम। ओके, और हाँ, मेहनत करना शुरू कर दो, क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम नहीं बचा है भाई, बहुत कम समय बचा है, तो जितना मेहनत कर सकते हो 1.5 महीने में कर लो, और जब मेरे ये पूरा कंप्लीट करा दूंगा, या अपने आप से आप पढ़ ही रहे होगे,
तो एक बार जब पूरा पढ़ लो मैथ का पेपर, ये सब कंप्लीट कर लो, तो एक बार इन सबको रिवीजन करना, फिर उसके बाद मॉडल पेपर लगाना। मॉडल पेपर जो आते हैं ना मास्टरमाइंड करके, वो सब सिर्फ देखना। ये सब जब अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, सिर्फ मॉडल पेपर को एक बार पेज पलट पलट के देख लेना, क्योंकि जहाँ तक एग्ज़ाम में क्वेश्चन सेम जो है मॉडल पेपर से ही आते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके। ठीक है बच्चों, बाय।